हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू ईडी का जो रेड पड़ा है बायजूस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हम यहाँ पे डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो प्रेमाइसेस को सर्च किया है और उसके अलावा यहाँ पे फेमा का जो रूल्स है उन चीजों को भी हम देखेंगे, साथ साथ में क्या वायलेशन हो रहा था, क्योंकि बताया गया कि 28,000 करोड़ का मामला है। तो ये क्या है पूरा चीज को डिटेल में देखेंगे और इसके साथ साथ में हम बाकी चीजों को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल ये जो इनका वर्किंग है वो किस तरीके से काम करता है और फिर इनको नोटिस भेजा ही क्यों गया है। जैसा कि आपको पता होगा बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर में भी शाहरुख खान जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे और बायजूस जो है उसके सीईओ जो है बेसिकली चीफ जो है इनफैक्ट तो वो रविंद्रन बायजू उन्हीं के नाम पे भी पड़ा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। और इसके साथ साथ में यहाँ पे जो भी रहेगा वो हम कोशिश करेंगे कि आपको अनबायस्ड तरीके से पूरा सही इन्वेस्टिगेशन दे सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और यहाँ पे आप देखोगे बेसिकली इंडिया टुडे का आर्टिकल, तो यहाँ बायजूस ऑफिसेस जो है वो रेड किए गए हैं ईडी के द्वारा और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर्थ 28,000 करोड़ का जो है अंडर स्कैनर में लगाया गया है। देखिए ऐसा है कि इसके पहले भी ईडी ने लगातार नोटिस भेजे हैं और यहाँ पे जवाब मांगने की कोशिश करी गई है रविंद्रन बायजूस से, लेकिन कहीं ना कहीं बायजूस इस काम को करने में विफल रहा है और इसलिए उनको ईडी को भेजना पड़ा है। ठीक है, तो पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे तो अगेन एएनआई डिजिटल का ये न्यूज है कि ईडी कंडक्ट सर्चेस एट ऑफिस रेसिडेंस ऑफ बायजूस सीईओ रविंद्रन। इसके अलावा यहाँ पे हम पूरे मैटर को समझते हैं कि हुआ क्या है। तो जैसा कि हमने देखा है कि तीन प्रेमाइसेस हैं उनके, दो बिजनेस और एक रेसिडेंशियल जो बेंगलुरु में है, वहां पे ये जो सर्च है वो कंडक्ट किया गया। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो बायजू रविंद्रन जो है और उनकी कंपनी जो है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, जिसके तहत बायजूस काम करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल उनकी एक कंपनी है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और ये जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके तहत ऐसा जो ईडी है वो काम कर रहा है। इस एक्ट को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक्ट क्या बात करता है। ये जो कंपनी है वो पॉपुलर ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल भी है बायजूस के नाम से, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और ये सबसे पहला जो एडटेक यूनिकॉर्न है वो बनने वाला भी ये कंपनी सक्सेसफुल में रहा है और साथ साथ इसने कई सारे आप देखोगे तो एक्विजिशंस भी किए हैं, इंक्लूडिंग आकाश और व्हाइट हैट जूनियर जो कोडिंग डिकोडिंग भी सिखाते हैं और आकाश जो आईआईटी नीट के स्टूडेंट्स की भी तैयारी करवाते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो क्या है कि ओवरऑल बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस ये बन चुका था। और एक्विजिशंस करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए बायजूस जो है वो 10 साल के लिए किसी कंपनी को लेती है, ठीक है, तो वो आकाश काम तो वैसे ही करेगा, ठीक है, जैसे वो पढ़ा रहे हैं, जैसे उनका पूरा का पूरा शेड्यूल है वो वैसे ही चलता है। लेकिन सिर्फ ये रहेगा कि उस 10 साल में मान लीजिए जो वो सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट दे करके वो आकाश को खरीदते हैं, अपने में मर्ज करते हैं, तो फिर अब वो 5 साल उस पैसे को निकालने में चला जाता है। बाकी बचा जो 5 साल है उस 5 साल में कोशिश करते हैं कि वो अपना प्रॉफिट बना सके और इसी के हिसाब से जो है वो कंपनी काम करती है और प्रॉफिट बनाते हैं और इसी के हिसाब से चलता रहता है। और आपने देखा होगा एक वेव सा चल गया है जहाँ कई सारे आपको अनअकैडमी वगैरह और बाकी सारी फिजिक्स वाला का भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके से जो एक्विजिशंस हैं वो चालू रहते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी यहाँ पे एक होड़ सी मची है, बायजूस वही चीज को यहाँ पे कर रहा है और इसी को लेकर के यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। नाउ सर्च में क्या देखने को मिला है, तो सर्च एंड सीजर के दौरान आप देखोगे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स जो हैं और डिजिटल डेटा उसको सीज करा गया है और जो सर्च है वो रिवील करते हैं कि जो एडटेक यूनिकॉर्न है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई मिला है, वो भी 28,000 करोड़ का। कब से कब तक का, तो 2011 से 2023 तक का। तो ये जो समय है 2011 से 2023, क्योंकि बायजूस जो आया वो 2011 में आया, तो वहां से लेकर के अब तक में 28,000 करोड़ का एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मतलब 10% से ज्यादा का जो निवेश, क्योंकि देखिए एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की 10% से कम का आपकी कंपनी में कोई अगर इन्वेस्ट करता है, आपके शेयर्स कंपनी का खरीदता है 10% से कम का, तो वो सिर्फ शेयर्स परचेज कर रहा है जो आज है और कल अगर वोलेटाइल होगा मार्केट तो निकल जाएगा। लेकिन एफडीआई 10% से ज्यादा का होता है तो ओनरशिप वगैरह भी रहता है। ठीक है, यूजुअली आप देखोगे तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज में यही होता है, उनको ओनरशिप से फर्क नहीं पड़ता, उनको बस यह कि प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए। तो आप देखोगे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या है कि अपने एसेट्स को वो सेल कर देते हैं और इसके बाद में उससे जो प्रॉफिट बनता है उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी से वो बिजनेस चलाते हैं। तो यहाँ पे वही यहाँ पे बात लिखा गया है
कि 28,000 करोड़ का एफडीआई आया है। अब वो एफडीआई का मतलब है कि ओनरशिप वगैरह भी हो सकता है कि इनका जो टेक ओवर, वैसे यहाँ पे मेजॉरिटी शेयर जो है बायजूस में स्टिल रविंद्रन जी के पास में ही है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब आप कहीं ना कहीं एफडीआई जो है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो यही है कि 10% से ज्यादा का जो होता है, तो उसी के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो कंपनी ने रेमिट किया है, रेमिट मतलब कि भेजा है, ट्रांसफर किया है रफली 9,754 करोड़, यानी कि आप लगभग कह सकते हो कि 9,500 करोड़ जो है वो वेरियस फॉरेन जुरिस्डिक्शंस को ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और ये ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पे। यानी कि जब 28,000 करोड़ आपके पास आया है उसमें से ये बताया जा रहा है कि लगभग 9,500 से 10,000 करोड़ जो है वो विदेशों में ट्रांसफर भी कर दिया गया। आपको एफडीआई विदेश से पैसा आया और फिर आप उस पैसे को देखिए, आपको पता होगा कि भारत में टैक्सेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो डायरेक्ट टैक्स है, अब मान लीजिए उस पर भारत सरकार 30 से 40% टैक्स लगाती है। अगर आपको 1 करोड़ मिल जाए, अब उस 1 करोड़ पे 30 to 40% जो है वो गवर्नमेंट टैक्सेबल इनकम में आता है। इसके अलावा उस टैक्स से बचने के लिए कई बार लोग केमन आइलैंड्स, मॉरिशियस, इन सारे कंट्रीज में विकल्प ढूंढते हैं कि यहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दे, पैसे हमारे बच जाएंगे, या फिर हम इन्वेस्टमेंट का तरीका बदल दे, या फिर अपना हम एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है हमारी प्रॉफिट कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। बायजूस ने कई साल तक अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाया, अपने प्रेमाइसेस, अपने जो इनका इंफ्रा है उसको बढ़ाया, और इस चक्कर में वो प्रॉफिट तक नहीं दिखाते। बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं, प्रॉफिट से बचाती हैं अपने आप को और उसका इस्तेमाल उस पैसे का कहीं और करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली फिर भी सरकार को पता चल ही जाता है, क्योंकि जो भी है जीएसटी तो 18% देना ही पड़ता है। तो ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे तो 10,000 करोड़ के आसपास का कहा जा रहा है कि इसी समय के दौरान इवन रेमिट भी किया गया, पैसा विदेशों में डाला भी गया। बायजूस और उनकी जो फर्म है थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बुक किया है 944 करोड़ के आसपास का एडवर्टाइजमेंट के लिए, सिर्फ मार्केटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि आपको पता ही होगा इनके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान वगैरह भी है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो अमाउंट लगाया है वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में इस तरीके से, और ये साथ साथ में फॉरेन जुरिस्डिक्शन का जो अमाउंट है वो इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं फंडिंग इशू की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट पैंडेमिक बायजूस ने, मतलब कोविड काल के बाद में बायजूस ने विटनेस किया है ह्यूज स्लंप फंडिंग में, और इन्वेस्टर्स जो है वो टाइटन कर लिए अपने पर्सेस को फॉर मनी लूजिंग स्टार्टअप्स। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल के बाद से आपको देखने को मिलेगा कि जो फंडिंग आता था उसमें भारी गिरावट देखने को मिला है, और उसका कारण यह है कि स्टार्टअप्स जो पैसे अपना खोते जा रहे हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट करने से बच रहे हैं। इसके अलावा ये जो फर्म है उसने एक शार्पली वाइडर नेट लॉस भी देखा है फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपेयर टू 262 करोड़। मतलब इनिशियली जो लॉस था वो तो महज 262 ही था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने इतना बड़ा लॉस दिखाया है, लगभग 4,500 करोड़ का लॉस दिखाया है फाइनेंशियल ईयर 2021, जो अगेन एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि आपकी कंपनी जो है वो ग्रोथ ट्रेंड पे है, आप कहीं ना कहीं सबको एक दूसरे को मतलब आप मर्ज कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि एक्विजिशंस ले रहे हो और आप लॉस में भी जा रहे हो, तो कुछ तो माजरा होना चाहिए जी। अब फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है वो ये दिखाता है कि वहां पे ऑलमोस्ट 18 महीने का डिले किया गया था। लगातार बायजूस एक्चुअली जवाब नहीं दे रहा था, बार बार मांगा जा रहा था, तो ये बोले हमारे पास सीए नहीं है। एक्चुअली सीए तो मतलब जूनियर लेवल्स पे आप कह सकते हैं, सीएफए वगैरह इनके लिए होते हैं, तो सीएफए नहीं है। फिर बाद में वेदांत तो जो है उनके ये सीएफए को हायर करते हैं और फिर बाकी सारे डिटेल्स होते हैं, तो 18 महीने लग जाते हैं इसी चीज को दिखाने के लिए। तो अगेन ये डेटा कितना एक्यूरेट है, इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन रेज किया गया। और फिर अगर लॉस था तो आपने बताया क्यों नहीं, क्योंकि आप डिले 1-1.5 साल तक कर रहे हो, तो ये अन्य सवाल भी पैदा करते हैं जिसको लेकर के आगे इन्वेस्टिगेशंस होगा, तो हम उस पर भी साझा करते रहेंगे जो भी ओपिनियन निकल के आएगा। नाउ अब हम सवाल पे आते हैं कि फेमा क्या है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके ये पावर को लिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्मुलेट करता है कि वो जो एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं, बाहर से जो पेमेंट्स आते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब हमारे देश में जो बाहर से पेमेंट्स आते हैं ट्रेड के फॉर्म में, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कवर करते हैं। मान लीजिए कि कल को यूएसए से पैसा भारत में आ रहा है, तो जो पैसा यूएस से भारत में आ रहा है वो आप देखने को मिलेगा कि फेमा के तहत वो कवर होता है। इसके साथ साथ हम देखेंगे फेमा जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था साल 1999 में। तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि फेमा को लाया गया था वर्ष 1999 में 1999। इसके साथ साथ इसने रिप्लेस किया था फेरा को, पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट चलता था।
फेमा को इसीलिए लाया गया था कि जो लूप होल्स हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं फेरा का, उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया जा सके फेमा एक्ट के नाम पे। क्योंकि आपको पता होगा फेमा जो है वो डील करता है कि फॉरेन एक्सचेंजेस से जुड़ा हुआ ना। ये आप देख सकते हो, ये सीईओ हैं जिनके बारे में हमने चर्चा किया है, इवन फोर्ब्स के लिस्ट में भी आते हैं और वेल्दीएस्ट में से भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास में वेल्थ भी बहुत ज्यादा है। साथ साथ आप देखोगे तो इनका ये भी बयान आया कि बायजूस जो है उसने बहुत सारा एफडीआई लेकर के आया, और जो कि आज तक कोई भी भारतीय स्टार्टअप जो है वो नहीं ला सका है, ऐसा इनका कहना है जब ईडी का सर्च जारी था। तो उनके एक स्टाफ को ये बोलते हैं कि मतलब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, अभी तक किसी भी स्टार्टअप में ऐसा एफडीआई नहीं आया है। तो एफडीआई के नाम पे अब क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर रहे हैं, वही सवाल के घेरे में पैदा होता है। साथ साथ आप देखोगे तो बायजू रविंद्रन जो वाइफ हैं दिव्या गोकुलनाथ, तो एक समय में ये मिडिल क्लास टीचर हुआ करती थी। अभी इनके पास में जो नेटवर्थ है वो 4,550 करोड़ का है, ठीक है। तो इनिशियली आप सीख भी सकते हो इससे कि ठीक है, और बाकी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि अगेन ईडी के ऊपर जो सवाल मतलब बार बार इनके ऊपर रेस किया जा रहा है, तो वो ये है कि दिव्या गोकुलनाथ जो इनकी पत्नी है, तो इनिशियली एक मिडिल क्लास टीचर हुआ करती थी, लेकिन आज इनका नेटवर्थ जो है वो 4,500 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप एक इंस्पिरेशन भी ले सकते हो, हर चीजें गलत नहीं होती हैं, अगर ये सही तरीके से साबित कर सकते हैं तो उसको भी ये दिखा सकते हैं, लेकिन अगर ये गलत है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गवर्नेंस और एथिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बिशंस तो जरूरी हैं लेकिन एम्बिशंस कभी ओवरराइड नहीं करने चाहिए गवर्नेंस को और एथिक्स को। तो ये सारी बातें जो हैं वो हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ में हम कहीं ना कहीं मोटा मोटा जो है वो इस तरीके से यहाँ पे सीख सकते हैं कि जो भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली एथिकली सही तरीके से आगे बढ़ें, और ओवरऑल जो भी आगे भी रहेगा ईडी का सर्च वगैरह क्या निकल के आता है, क्या रिपोर्ट्स निकल के आते हैं, इसके अगर कुछ रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये पूरा मामला है जिसको लेकर के अभी कंट्रोवर्सी जो है वो इरप्ट हुई है, और ये हमारा पूरा वीडियो था जो आई होप आपको ये टॉपिक काफी क्रिस्टल क्लियर कर चुका होगा। स्टिल कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके रखिएगा, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिएगा ताकि हम ऐसे ग्रेट कंटेंट आप तक लेकर के आ सके। और यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।